दोस्तों तो आज हमारा टॉपिक है व्हाई अनु फार्मा इज वर्थ बाइंग। अनु फार्मा को क्यों बाय करना चाहिए इस लेवल पे, और आज हम इस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। दोस्तों आप सभी के सामने अभी अनु फार्मा है और आप देख सकते हैं ये कंपनी जो है एक फार्मा कंपनी है। मैं कह सकता हूँ एक नॉर्मल फार्मा कंपनी है। कुछ एक चीज कुछ तीन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इसकी लीडरशिप है, बट द करंट ऑब्जेक्टिव इज कि हम इसको फाइनेंशियली देखें, हम इसको फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी देखें और ये देखें कि ये अभी जिस तरीके से आप करंट फेज में, आपको अगर मैं टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बता दूं कि करंट सेंटिमेंट कुछ ऐसा है दोस्तों, मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ने अच्छे रिजल्ट्स मेरे को नहीं लगता दिए हैं। लार्ज कैप्स ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और करंट आउटलुक कुछ ऐसा है मार्केट का कि बहुत लोग कह रहे हैं कि स्मॉल कैप्स मिड कैप्स मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो लार्ज कैप्स के थ्रू जाएगा। अभी आउटलुक कुछ ऐसा है। और दूसरा मेरा सेक्टोरल स्पेसिफिक आउटलुक ये है कि फार्मा सेक्टर और ऑटो सेक्टर, ये दो सेक्टर जो है वो इनमें से एक अच्छी जो है एक तेजी देखने को मिल सकती है। और तीसरा मैं कह सकता हूं एक्सपोर्ट्स ड्रिवन सेक्टर। ये मेरा एक आउटलुक है बेस्ड ऑन वेरियस थिंग्स लाइक फाइनेंस, एस्ट्रोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जो भी आप कह लो उसे। एक्सपोर्ट सेक्टर पर तो काफी ज्यादा ध्यान था हमारा लास्ट एक दो सालों से, बढ़ने वाले लेकिन वो नहीं बढ़ पाए। एंड जो चीज दोस्तों उस टाइम पे होनी चाहिए जब उसको होनी थी, और जब वो नहीं होती उस टाइम पर, तो वो जब भी होती है तो वो इतना ज्यादा हो जाती है कि जितना उस टाइम पर भी उसे नहीं होना था। गहरी बात है, खुलकर समझाऊंगा। ये हमारी पूरी थीम को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसा स्टॉक लेना पड़ेगा जिसमें जो स्मॉल कैप है या लार्ज कैप है और इन दोनों सेक्टर्स का है, या अगर आप स्मॉल कैप में जाना चाहते हैं या मिड कैप में जाना चाहते हैं तो आपको ऐसा शेयर लेना पड़ेगा जो सस्ता है और इन तीन सेक्टर्स का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा इन तीन सेक्टर्स पर आप रिजिड रहो, ये तो मेरा मानना है, ठीक है। ऐसे में और भी स्टॉक्स डालूंगा जो ये सेक्टर के नहीं है, पर उनके अलग कारण होंगे। लेकिन इस वक्त मैं अपना पॉइंट साबित करने के लिए बोल रहा हूँ कि अभी हमें एक, अगर स्मॉल कैप में इफ एट ऑल जाना है तो हमें सस्ते स्टॉक्स में ही जाना होगा, क्योंकि स्मॉल कैप्स ने अच्छी अर्निंग्स नहीं दी है। ओवरऑल स्मॉल कैप्स इतना, मेरा मानना है, मुझे नहीं लगता इतना अच्छी अर्निंग्स है, अच्छी अर्निंग्स नहीं है। तो ये है कि इस वक्त हमें एक ऐसा स्टॉक लेना पड़ेगा जो फार्मा भी है, सस्ता भी है और कहीं ना कहीं टेक्निकली उसमें बाइंग देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये स्टॉक का नाम है अनु फार्मा। दोस्तों अगर मैं इसके बारे में ओवरऑल, मैंने आपको बता दिया फार्मा स्टॉक है, ठीक है। अगर मैं इसके पी की बात करूं 13.7 का पी है। आप इसे दोस्तों वैल्यू ट्रैप नहीं बोल सकते। वैल्यू ट्रैप का मतलब होता है कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत कम पी पे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे हो गया कोल इंडिया हो गया, से कोई बहुत सारे स्टॉक्स हैं, सरकारी स्टॉक्स हैं, मेटल ड्रिवन स्टॉक्स हैं, वो वैल्यू ट्रैप कहे जाते हैं कि 10 से नीचे का पी है, मार्केट उन्हें इतना पी देता ही नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है इनमें ग्रोथ ही नहीं होने वाली। लेकिन 13.7 का पी मुझे लगता है कि अच्छा, मतलब आई मीन डिसेंट माना जाता है। मोनोपोली कंपनीज का तो 90 का पी होता है ऑलमोस्ट। तो 13.7 का पी इज डिसेंट, विच इज नॉट अ वैल्यू ट्रैप। और अगर मैं बात करूं इसके डेट चेंज की, तो इसने 78% रिडक्शन किया है डेट में। और अगर मैं इसके लास्ट 5 साल की डेट देखूं, अगर मैं इसकी बैलेंस शीट में जाके, आप देख सकते हैं कि इसकी जो बोरोइंग्स है 45, 14, 4, 1, हर साल इसकी बोरोइंग जो है कम हो रही है, विच इज सिग्निफिकेंटली शोइंग दैट कंपनी इज डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री, 1 करोड़ का डेट है ऑलमोस्ट।
ठीक है, डेट फ्री कंपनी है, और खासकर की एनवायरनमेंट कुछ रेट हाइक वाला है। मानता हूँ हमारी रेपो रेट, हमारी जो आरबीआई है उसने कहा है कि रेपो रेट स्थिर रहने चाहिए, लेकिन ओवरऑल रेट हाइक का माहौल है। रेट हाइक के माहौल में कोई डेट नहीं, विच इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड साइन। ओके, अगर मैं बात करता हूँ कि इसका जो है डेट रिडक्शन तो हुआ ही है, और डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट जीरो, विच इज गुड। अब मैं इसके ध्यान जो है थोड़ा बहुत इसके कॉम्पिटिटर्स की तरफ लेके जाता हूँ आपका ध्यान। आप देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटर्स में अनु फार्मा हैज इट्स, मैं ऐसा नहीं बोल रहा ये इसके परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, स्क्रीनर का जितना मानना है पीयर, तो उसके हिसाब से ये पीयर्स हैं उसके। इसमें अनु फार्मा का सबसे कम पी है आफ्टर ग्रेन्यूल्स इंडिया, ठीक है। सो सेक्टर में सबसे कम पी वाला स्टॉक है कह सकते हैं हम। ऊपर से इसमें डेट रिडक्शन भी हो रहा है, और साथ साथ में नॉट ओनली पी रेशियो बट पीएस रेशियो भी इसका कम है। कुछ इंडस्ट्रीज में पी रेशियो देखा जाता है, कुछ इंडस्ट्रीज में पीएस रेशियो देखा जाता है। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे फार्मा का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फार्मा का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि रेवेन्यू जो है फार्मा के जो है ऊपर जा रहे हैं, और अर्निंग्स जो है नीचे जा रही है। क्यों? बिकॉज द रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे माहौल में हम पी रेशियो को आइसोलेशन में रखेंगे ना, आइसोलेशन में रख के अगर डिसीजन लेंगे तो बिल्कुल गलत है। हमें पीएस रेशियो को भी कंसिडर करना पड़ेगा। एंड अनु फार्मा का पूरे फार्मा सेक्टर में पी रेशियो और पीएस रेशियो सबसे ज्यादा कम है। एंड मैं इतना कह सकता हूं कि ये वैल्यू ट्रैप नहीं है, क्योंकि इतना भी कम नहीं है, ठीक है। इसका मैं एक और प्रूफ देता हूं कि ये वैल्यू ट्रैप नहीं है। वैल्यू ट्रैप वाली कंपनीज की एक खासियत होती है कि ये कंपनियां डिविडेंड पे आउट बहुत ज्यादा देती हैं। I mean, इनका ध्यान होता है भाई शेयर होल्डर को खुश करो, कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में मत सोचो, कंपनी के रिटेन अर्निंग्स पे ध्यान मत दो। कंपनी को तो कैपिटल अगर चाहिए होगी तो वो रेस कर देगी, प्रॉफिट्स तो सीधे शेयर होल्डर में बांट दो। लेकिन ये कंपनी की सबसे अच्छी बात ये है कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो लास्ट 3 सालों में इसका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 26%, 29%, 28% है। मैं कह सकता हूं एवरेज 27% पे स्टेबल है। स्टेबल डिविडेंड पे आउट 27%। अगर डिविडेंड पे आउट किसी का 40% से ज्यादा है, मतलब वो और उसका पी भी कम है, तो मतलब ये पक्का वैल्यू ट्रैप है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी अर्निंग जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को दे रहा है, और जब उसको डेट की जरूरत पड़ेगी तो वो डेट रेज कर लेगा। लेकिन ये कंपनी की क्या है बात कि ये एक स्टेबल डिविडेंड पे आउट दे रही है, बहुत ज्यादा नहीं दे रही लेकिन बहुत कम भी नहीं दे रही है। तो साथ साथ में ये शेयर होल्डर को भी खुश कर पा रही है, और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में भी सोच रही है, और इसके पास डेट भी जीरो है इसके पास। तो इसके पास ये इतना रिटेन कर रही है उस अर्निंग्स को कि इसको डेट की जरूरत नहीं पड़े। द आप कह सकते हैं कि 20 से लेके 40% इज हेल्दी, ठीक है। तो ये उस रेंज में इस वक्त काम कर रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ वैल्यू ट्रैप। एंड अगर मैं बात करता हूं कि इसके प्रॉफिट्स की, तो लास्ट कह सकते हैं लास्ट 4 साल में इसके नॉट ओनली सेल्स बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, ये चारों के चारों इसके लास्ट 4 ईयर्स से बढ़ रहे हैं। तो मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है ना, मार्केट जो है ऐसी कंपनीज को, अगर वो स्मॉल कैप या मिड कैप है, तो वो 2 से लेके 3 साल में, अगर मार्केट कह सकता है 2-3 साल से लगातार ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, और स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी 2-3 साल में पक्का उसको उसका जो पी मल्टीपल है वो बढ़ा देता है, यानी प्राइस, अच्छा प्राइस जो है मार्केट ले जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है 4 सालों में इस बार। और अभिनव चतुर्वेदी ने आज तक उन्हीं शेयर्स में पैसा कमाने की कोशिश की है कि जो होना चाहिए था और जो हुआ उसका डिफरेंस।
मैं इस पे काम करता हूँ। मैं पहले देखता हूँ कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, और जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि आज इसका प्राइस जो है कम से कम 165 रुपीज होना चाहिए था, इतनी अच्छी ग्रोथ के बावजूद। लेकिन आज इसका प्राइस जो है 100 रुपए पे ऑलमोस्ट। ठीक है, अब ये क्यों है, क्यों इसका प्राइस 165 होना चाहिए था, मैं बताता हूँ। आप देख लीजिए कि लास्ट 3 सालों में इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ CAGR टर्म्स में मैं अगर बताऊं तो इट्स क्लोज टू 40%। ठीक है, अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स को जाके देख लो, कॉम्पिटिटर्स को अगर आप जाके देख लेंगे जो सेम इसके जैसा ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ CAGR कम से कम 20 या 30% होगी, 40% किसी की भी नहीं है, एंड दे आर ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ 20 to 30, और ये 13 के पी रेशियो पे काम कर रहा है, यानी अंडर वैल्यूड है पी मल्टीपल वाइज। ठीक है, अब ऐसा कहते हैं कि भाई कोई स्टॉक प्रॉफिटेबल होने के बावजूद, ग्रोथ दिखाने के बावजूद भी मार्केट में लो प्राइस पे ट्रेड करता है, क्योंकि मार्केट को ऐसा लगता है कि इसमें फ्यूचर में ग्रोथ नहीं होने वाली। मार्केट तो फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि इस कंपनी की ग्रोथ क्यों होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं मार्केट को सरासर गलत बता रहा हूँ इस चीज में, कि मार्केट के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक को अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी उसका पी मल्टीपल कम रखते हैं। मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि ये जो कंपनी है, इसके जो, मैं कह सकता हूँ कि ये कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, दे वर नॉट मच इंटरेस्टेड इन राइजिंग द शेयर प्राइस। प्रमोटर्स का एक अलग ही इंटरेस्ट होता है अपनी कंपनी का शेयर प्राइस ऊंचा रखने में। ही इज नॉट अ मार्केट सेवी पर्सन। करंटली इनके जो प्रमोटर्स हैं वो मुझे मार्केट सेवी बिल्कुल ही नहीं लगते। आप अगर इनका लास्ट 9 मंथ्स का, मैं ऐसा कह सकता हूँ लास्ट 1 ईयर का, अगर आप प्रमोटर स्टेक का आप स्टेटमेंट उठाकर देखें, ये रहा आपके सामने, देखो आप कितना कम मूवमेंट है। आप देखो कितना कम मूवमेंट है। देयर इज नॉट अ, मैं कह सकता हूँ 1% का भी अप डाउन नहीं है इस पूरे उसमें, लास्ट 1 ईयर की बात कर रहा हूँ। आप लार्ज कैप उठा के ले लीजिए, ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ मूवमेंट्स उनमें रहते हैं, ऊपर या नीचे, और इसमें तो खाली ऊपर ही जा रहा है। इसका प्रमोटर धीरे धीरे बढ़ा रहा है, मींस ही इज नॉट मच मार्केट सेवी पर्सन, एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द शेयर प्राइस। ही इज जस्ट इंटरेस्टेड कि भाई आज मैं प्रॉफिट देता रहता हूँ, मार्केट इज में प्राइस ऊपर जाना इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। वेयर आज कई सारी लार्ज कैप कंपनीज के प्रमोटर्स मैं जानता हूँ, मैं देख के बताता हूँ कि वो लोग काफी ज्यादा मार्केट सेवी होते हैं। वो लोग को अपने शेयर प्राइस को ऊपर इन्फ्लेट करने में ज्यादा एक जो है मजा आता है। ठीक है, सो अगर कोई ये कह रहा है कि इसके शेयर प्राइस इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि ये ग्रोथ नहीं दिखा रही, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। सेकंड रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि मार्केट गलत है, क्योंकि जिस तरीके से ये नई ज्योग्राफीज में जाके अपनी ब्रांडिंग कर रही है, एडवर्टाइजिंग कर रही है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसने जापान में, इसने कोरिया में, इसने वियतनाम में जाके अपने प्रोडक्ट्स की जो है मार्केटिंग करना शुरू किया है, और अपनी जो है लॉन्चिंग वहां शुरू करी है प्रोडक्ट्स की। ये वो ज्योग्राफीज हैं जो सबसे ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट है फार्मा सेक्टर। चाइना पे तो खैर हल्को ही डिपेंडेंट है, लेकिन ये ज्योग्राफीज चाइना पे डिपेंडेंट है फार्मा के ऊपर। ठीक है, प्लस तीसरी चीज, एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है। जी हाँ, बिल्कुल एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है। आप इसके अगर रेवेन्यू न्यूज का ब्रेकअप उठा के देखें तो लास्ट ईयर डोमेस्टिक सेल्स जो थी वो एक्सपोर्ट सेल्स से ज्यादा थी, लेकिन इस साल एक्सपोर्ट सेल्स ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इसकी सेल्स में, यानी इसका ध्यान एक्सपोर्ट्स पे है। और आप लास्ट ईयर के जितने भी फंड मैनेजर्स हैं उनकी स्पीच उठा के देख लीजिए, आप उनकी स्पीच उठा के देख लीजिए, एंड दे यूज्ड टू से कि एक्सपोर्ट इज द नेक्स्ट स्टोरी, और वो चीज नहीं हुई। मे बी ड्यू टू यूक्रेन एंड ऑल द थिंग्स, आप कह सकते हैं वो कारण उससे नहीं हो पाई वो। बट कंसिडरिंग दीज फैक्ट्स कि जिस तरीके से एक्सपांशन कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बेस्ड रेवेन्यूज हैं इसके, मुझे लगता है कि इसमें इसकी जो ग्रोथ है वो स्टेबल रहेगी। और मार्केट इस एजम्पशन पे अगर चल रही है कि इसकी ग्रोथ गिरेगी, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग। द फॉल इन शेयर प्राइस सेम एनबीसीसी में हुआ था एक बार।
मानता हूँ एनबीसीसी क्यों गिरा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके प्रमोटर्स भी बेच के चले गए थे, शायद गवर्नमेंट ने बेचे थे वो शेयर। उस पीरियड से वो आज तक वो उभर नहीं पाया है। ठीक है, तो ये है कारण। और अगर मैं दूसरे फैक्टर्स की बात करूं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है लास्ट 2 ईयर से बढ़ रहा है। मैं इसको इतना वेट नहीं दूंगा इस पर्टिकुलर चीज को। हाँ, लास्ट 2 ईयर से बढ़ रहा है, दिस इज ट्रूथ। एंड सेल्स जो है वो हर साल आप देख सकते हो बढ़ रही है, 40 12% 8% ग्रोथ इन सेल्स हो रहा है। हाँ, ग्रोथ इन सेल्स जो है कम हो रहा है, विच इज नेगेटिव पॉइंट, बट कंसिस्टेंटली बढ़ रही है इसकी लास्ट 4 सालों से। ठीक है। एंड शायद ये कारण है कि मार्केट को ऐसा लग रहा है ये नहीं जाएगा ऊपर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलरली मैं इसका एक्सपोर्ट बेस्ड एक्सपांशन जो मैं देख रहा हूँ, आई एम फीलिंग गुड। एंड इसके कुछ यूरोपियन मार्केट्स में कुछ अप्रूवल आ चुके हैं, ऑलमोस्ट आने वाले हैं, आ चुके हैं शायद। तो वहाँ इससे यूरोपियन मार्केट्स में भी इसका एक्सपांशन होगा। अपार्ट फ्रॉम अफ्रीकन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स में ये और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर पाई, अप्रूवल्स आने वाले हैं। तो ओवरऑल फार्मा सेक्टर आई वाज वेरी बुलिश ऑन अनु फार्मा जो है। मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या मुझे अनु फार्मा तक खींच के लाया। मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ और आप देख सकते हैं कि कल इसमें इट हैज ऑलमोस्ट ब्रोकन इट्स, आई थिंक आई विल से ऑलमोस्ट अपने 9th मंथ ब्रेकआउट के करीब आया है। 9 मंथ ब्रेकआउट के करीब आया है ऑलमोस्ट। और इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ सबसे ज्यादा वॉल्यूम कल हुई है इसकी। इसकी वॉल्यूम लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 1 ईयर्स में इतनी नहीं हुई जितनी कल हुई है। लास्ट 1 से 2 साल में उतनी वॉल्यूम नहीं हुई है जितनी कल हुई है इसकी। तो वॉल्यूम के साथ जो है ब्रेकआउट आया है। एंड आई ब्रेकआउट आया नहीं है, ब्रेकआउट के नजदीक है। 9 मंथ ब्रेकआउट को मैं बड़ा जो है मैं हर स्टॉक में ज्यादातर मेरा 9 मंथ ब्रेकआउट का लॉजिक होता है कि भाई 9 मंथ, लास्ट 9 मंथ में इसका ब्रेकआउट आया है। ठीक है, 9 मंथ ब्रेकआउट के करीब है। मानता हूँ ब्रेकआउट आया नहीं है लेकिन करीब है और वॉल्यूम के साथ आएगा, वॉल्यूम के साथ आया है। ठीक है, तो ये है बात। अब बात करते हैं इसके टारगेट पे। इतना सारा अच्छा अच्छा है, मैं इतना कह सकता हूँ ये वैल्यू स्टोरी है, अंडर वैल्यूड है, मार्केट ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। बिजनेस कॉम्पिटिटिव है, फ्रेगमेंटेड मार्केट है, लेकिन अंडर वैल्यूड है बिजनेस। कोई ग्रोथ स्टोरी नहीं है ये अंडर वैल्यूड है, इसलिए मैं इसको लेना चाहता हूँ। और मैं इसका टारगेट की अगर बात करूँ तो इसका टारगेट जो है, स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था कि इसका टारगेट जो है 165 का होना चाहिए। एंट्री करनी है आपको 100 रुपए पे, जो करंट मार्केट प्राइस है जो भी है 99 100, उस पर एंट्री करो 100 पे। एंड स्टॉप लॉस मेरा जितना मानना है 40 रुपीज का स्टॉप लॉस, 40 रुपीज का स्टॉप लॉस रखो। रिस्क और रिवॉर्ड ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए मेरे को। इस स्टॉक का जिस ट्रेंड से ऐसा लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सेम रखो तो आप थोड़ा सेफ रहोगे। ठीक है, सो टारगेट 165 का, एंट्री 100 की, एंड स्टॉप लॉस 40 का। कोई भी डाउट हो तो 6544995576।